आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल। आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्तित्व है जो अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में अलग-अलग ओहदे पे रह के, देश के प्रशासकीय सेवा में रह के, भारत का जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, जीएसटी, इसके चीफ कमिश्नर आरसी सांखला सर। सर की जो काम और कंपोज पर्सनैलिटी है, उसने सभी को एक मोटिवेट किया, गाइड किया। सर की इस पर्सनैलिटी, सर का ये व्यवहार, सर की जो कार्यकुशलता रही, इसके बदौलत जो लोअर स्टाफ था, उन्होंने हमेशा अपने आप को कंफर्टेबल पाया सर के पास में अप्रोच करने में, सर के साथ अपने इश्यूज़ रेज़ करने में, चाहे स्टाफ रहे हों, चाहे उनके पर्सनल इश्यूज़ रहे हों। सर ने जब भी कोई इवेंट रहा, सर ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, गेम्स के कार्यक्रम और ऑफिसर्स को कहा कि वो अपनी हेल्थ पे फोकस करें। सर का जो है यहाँ पर नागपुर में बहुत ही सकारात्मक तरीके से उन्होंने कार्य किया है, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे एडजुडिकेशन हो, चाहे विजिलेंस केसेस का क्लियरेंस हो। बल्कि उन्होंने जैसे कस्टम डे है, मैराथन है, ऑर्गेनाइज किया और वेलफेयर मेजर्स में भी बहुत सारे काम हुए हैं स्वच्छता फंड से। और उनका एज ए एसोसिएशन का जो ऑफिस बियर में जब भी उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से हमारी बात को सुना और कोशिश किया है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका हल निकाला जाए, समाधान किया जाए। और उसी का नतीजा है कि नागपुर एक आज अच्छे मुकाम के ऊपर है। आरसी सांखला सर जो चीफ कमिश्नर रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी एंटायर लाइफ देश के लिए और देश के कर प्रणाली के लिए उन्होंने सहयोग दिया है और उनका वो एक बड़ी पोस्ट पे उन्होंने योगदान दिया है। आज उनसे जानते हैं। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस तरह का मौका देने के लिए। और अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि दिल्ली के आउटर गांव में मेरा जन्म हुआ और हमारा जो बचपन में जो प्राइमरी स्कूल था या 10th तक जो स्कूल था, 10वीं तक जो स्कूल था, वो टेंट में लगता था, कोई बिल्डिंग नहीं होती थी। और हम मैट पे नीचे बैठते थे, चटाई बिछा के बैठते थे। और 3 या 4 किलोमीटर हमें वन वे पैदल जाना पड़ता था, खेतों के बीच में से होके। डिफरेंट चैलेंजेस से निकलना पड़ा, लेकिन शायद उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव ये रहा कि एक लड़ने की जो क्षमता है, एक जुझारूपन की जो भावना है, वो हम में आती गई कि नहीं, डेली 5 या 6 किलोमीटर चलना ही चलना है, बिना किसी सोच के, बिना किसी उसके, इतना दूर जाके फिर पढ़ना भी है। और बुक्स की भी आपको कई बार तंगी आ जाती थी इस तरह से करके। लेकिन वो उसके साथ साथ ये भावना जुझारूपन की, संघर्ष की, हिम्मत की, ये सब भावनाएं अपने आप डेवलप होती चली गई वहाँ पर। तो बचपन मेरा उसमें बीता। उसके बाद में मुझे याद है कि 10वीं का जब हमारे यहाँ रिजल्ट आया तो हम उस पूरे गांव से, पूरे स्कूल से 7 लड़के पास हुए थे और उसमें सिर्फ मैं जो था वो सेकंड आया था। हालांकि मेरी परसेंटेज बहुत कम थी, मेरी परसेंटेज 50 से भी कम थी उन दिनों, लेकिन हम सिर्फ 7 लड़के पास हो पाए। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा परिप्रेक्ष्य जो था क्या किस तरह लगभग का सर था। वो साल हुआ होगा और वो जो उत्साह था गांव का, वो हाँ। कैसा आप बता पाएंगे? मैं जैसा कह रहा हूँ कि बिल्कुल उस टाइम में ये फील होता था कि नहीं, बस हम एक साथ इकट्ठे होके जा रहे हैं और कुछ करना है। बहुत ज्यादा सोच नहीं थी कि हमें ये बनना है या वो बनना है। डे टू डे जिसको हम बोलते हैं, वो इस तरह का एक प्रोग्राम होता था। बस ये जरूर था कि जो कर रहे हैं उसको अच्छे से किया जाए, उसको ईमानदारी से किया जाए। तो ये एक भावना जरूर रहती थी, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट्स में एक मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो इन्हीं भावना के साथ धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी इसमें एडेड बात ये भी है कि मेरी परिवार से सब कोई भी गवर्नमेंट की सर्विस में नहीं था। तो जब हमारे गांव में कोई एक पुलिस की वर्दी में जब एक हवलदार भी आता था तो मुझे याद आता है उन दिनों में लोग बाग अपने अपने घरों में छिप जाते थे कि नहीं, उनसे बात नहीं करनी। या गाड़ी, सरकार की कोई गाड़ी आ गई तो लोग बाग जाके घरों में छिप जाते थे। तो इलिटरेसी का भी काफी माहौल था वहां पर।
तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे इन सब ऑड्स के बाद में कहा कि नहीं तुझे तो पढ़ना ही है, हम तुझे पढ़ाएंगे। ऐसे यानी कोई परिवार दिक्कत की नहीं। मदद रही सर? परिवार की खूब मदद रही, बिना परिवार की मदद के तो हो ही नहीं पाता। अच्छा। क्योंकि जो मेरे साथ के थे वो या तो 8वीं तक पढ़ते पढ़ते अलग निकल गए और कुछ कुछ कामों में लग गए, 10वीं तक निकलते निकलते चले गए। और जब वो आज मुझे कभी मिलते हैं, हालांकि मैं तो उनको आज भी दोस्तों की तरह मिलता हूँ, लेकिन वो अब मेरे से बहुत मिलने में थोड़ा सा इस तरह का फीलिंग करते हैं। तो हम कुछ लोग थे जो कुछ बच्चे थे उस दिन जो कॉलेज में जो हिंदी माध्यम से गए हुए थे, हमारे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी जब हम बात करते थे उनसे तो हमें एक फीलिंग होती थी कि हम कहीं ना कहीं उनके शायद बराबर नहीं है, या वो लोग कई बार हमें फीलिंग करवाते भी थे। तो पहले तो जब मैंने हिंदी में जब बोला तो सब हंसे हमारे क्लास के ऐसा करके। तो वो भी आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे के लिए कितना डिप्रेसिंग हो सकता है उन दिनों में। ऐसी मानसिकता है। यस यस, बिल्कुल है। तो अब कम हुई है शायद, लेकिन उन दिनों में तो 100% थी। तो उसके बाद में मैंने कहा सर आप जो पढ़ा रहे हैं हम मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, कि भाई आप प्लीज हिंदी में बात कीजिए, इसको समझा दीजिए। तो टीचर ने भी मुझे बड़ा डिस्करेज किया। बोलो नहीं नहीं, अगर तुम्हें पढ़ना है तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, आपको कोई हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चे थे, क्या कोई ऑप्शन नहीं था, बैठ गए सुनते रहे ऐसा ऐसा करके। तो वो भी एक माहौल था। तो ये सर माहौल होता है कि जो एक गांव से आता हुआ जो विद्यार्थी है, हाँ, उसको और अच्छे से अच्छा शिक्षण मिले, एजुकेशन मिले, तो उसको एक अच्छा एक जीवन जीने का एक नया तरीका मिले। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा तो लोगों की जो समस्या है उसका निवारण होगा। बिल्कुल। देखिए बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के, जैसे हम बाबा साहब की बात भी करते हैं, बिना शिक्षा के तो कुछ है ही नहीं। एजुकेशन से ही तो आपको पता लगता है कि आप क्या है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सिचुएशंस को फेस करना है। तो बिना शिक्षा के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब सर आपने शुरुआती दौर में जो आपका पहला जब अपॉइंटमेंट लेटर आया होगा, उसकी कुछ यादें आप बता पाए तो जब अपॉइंटमेंट लेटर, बस फिर जिंदगी इसी तरह से जो आगे बढ़ती रही, बस हम पढ़ते रहे और ये करते रहे। और मैं उसमें एक आपसे एक इंटरेस्टिंग बात और साझा करूंगा, जो आपने सवाल पूछा, ऑफ कोर्स उसका तो हम आएंगे ही आएंगे। कि जब हमारा फर्स्ट ईयर था, उसमें चूंकि हम लोगों को समझ में नहीं आता था भाषा की वजह से, तो फिर हमने इंग्लिश सीखने पर बड़ा जोर दिया। और धीरे धीरे हमें कुछ समझ में ये सब आने लगा। फर्स्ट ईयर में हम सब लोगों के बहुत कम मार्क्स थे। अच्छा। सेकंड ईयर में आते आते हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर रिपीट किए। और हमारे मार्क्स इतने बढ़िया आए, ऑलमोस्ट सभी जो हिंदी मीडियम से आए हुए थे। तो अब सिचुएशन ये होगी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले लड़के थे उनको ये पता लग गया कि इनमें टैलेंट है। ये कितने लोगों के सर मार्क एवरेजली ज्यादा बढ़ गए? ये हम मेरे ख्याल में हमारी जो क्लास थी उसमें 5 या 4 ऐसे लोग थे जो हिंदी माध्यम से थे, इस तरह करके। तो मैं अपने बताता हूँ, मेरे 47% मार्क्स थे फर्स्ट ईयर के बाद। सेकंड ईयर के बाद मेरे 67% मार्क्स हो गए। मैंने मतलब एन ब्लॉक अपना जो फर्स्ट ईयर के पेपर थे वो दोबारा रिपीट किए, मतलब इतनी ये सब करके। तो उनको अब सिचुएशन ये बन गई कि वो लोग हमारे पास आने लगे, तो उनका नजरिया बदल, शिक्षक के जो हेल्पफुल नेचर नहीं था उनके भी नजरिए में बदलाव, उनके भी अब धीरे धीरे उनके भी नजरिए में बदलाव आने लगा कि नहीं, ये जो है पढ़ना चाहते हैं, ये रियली में कुछ करना चाहते हैं और बड़े सीरियस टाइप के स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से आया। तो ये फिर जिंदगी में एक अपने आप एक शायद कहीं पे ये अंदर ये बात बैठती गई कि अगर आप मेहनत करते हो अपनी उससे ईमानदारी से, अपनी अच्छे सच्चे दिल से, तो ना सिर्फ आपका फायदा होता है, आपकी जो सराउंडिंग्स में जो लोग बाग हैं उन पे भी आपका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। तो जैसे आप फिर कह रहे थे कि जब फर्स्ट मेरी सर्विस लगी तो मैंने पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम में काम किया है। मेरी पोस्टिंग थी हिसार में हुई, हरियाणा के एक वो भी एक गांव ही है हिसार का, ऐसा करके ट्रेनिंग के बाद में। और ऑफिसर ग्रेड में हमारे लेवल पे उस टाइम में जाना, एक जो गांव के से विद्यार्थी जो एक आया हुआ है ये सब करके, तो हमारे आसपास के गाँव में 15-20 गाँव में, अब तो खैर वो इतने बड़े शहर हो गए कि क्योंकि दिल्ली में बिल्कुल दिल्ली के आगे है अंदर, तो वो ऐसा वहाँ ये लगा कि भाई एक फलाने गांव से एक लड़का है, वो एक ऑफिसर बन गया है और उसकी इतनी तनख्वाह हो गई। हालांकि उन दिनों में तनख्वाह बहुत कम होती थी आज के परिप्रेक्ष्य के अलावा। तो ये हो गया कि नहीं, ये आ गया, तो लोग बाग मुझे देखने आते थे। हालांकि उस दिनों में मेरे लिए एक अजीब सा अनुभव था, मुझे पता भी नहीं था कि इसका क्या मतलब है क्या नहीं है। लेकिन आज जब ये
चीफ कमिश्नर्स बनने के बाद में या कमिश्नर पहले में था ऐसे बनने के बाद में, तो ये समझ में आया कि ये कैसे एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उन दिनों जो हमारे मेरा अपना जो गांव है उसमें कोई नहीं पढ़ने वाला था या बहुत कम पढ़ने वाले थे, मे बी शायद 1% भी होगे तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर मजदूर लोग थे या इस तरह के थे ज़्यादा। तो आज की तारीख में बहुत लोग गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं। हमारे अपने डिपार्टमेंट में कई लोग सर्विस कर रहे हैं मेरे अपने गांव से। तो और पढ़ाई का आपने तो सर ये अपने डिपार्टमेंट की जैसे बात की, तो हम जानते हैं जो सहकर्मी हैं जो सर के साथ अभी राइट नाउ प्रेजेंट में काम करते हैं, वो सर के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं और क्या सर के बारे में वो बताएंगे? I would like to wish our Sankla sir, our beloved Sankla Chief Commissioner sir, who has been a source of strength and kindness, love and compassion to all the employees here. Though my interaction with him is very for a brief period, during that period I found sir to be really supportive and accommodative, very kind, and he was able to guide me on various occasions as to how to handle myself, conduct myself, and deliver on my job. I'm really thankful to him. हमारे चीफ सर यानी बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। उन्होंने जब यहाँ पे चार्ज लिया और अब तक उनका जो डेडिकेशन है अपने वर्क के लिए, वो उनके जब इतना सारा आप देखेंगे अलग अलग पैरामीटर्स पे उनकी जो उन्होंने यहाँ कामयाबी हासिल की है नागपुर जोन के लिए, वो अनपैरेलल है। ऐसी ये उनका अपने वर्क के प्रति, अपने काम के प्रति उनका पूरा डेडिकेशन दिखाता है, हार्ड वर्क दिखाता है। सर एक ह्यूमन टच के साथ एडमिनिस्ट्रेटर है। हम लोगों ने कई बार ये महसूस किया है कि सर ना केवल हमको अपने कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि निजी जीवन में भी अच्छा करें, उसके लिए अपने निजी जो उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो हमारे साथ साझा करते रहते हैं। सर आप हिसार में थे, तो आपके हिसार के कुछ अनुभव साझा करें। हिसार में जो पहली पोस्टिंग हुई तो चूंकि मेरी फैमिली से किसी का गवर्नमेंट सर्विस में ऐसा कोई ना तो बैकग्राउंड था ना कोई नज़रिया था, और बहुत मेरी यंग एज में वो सर्विस जब लगी तो कई तरह के फिर वहाँ पर इश्यूज आए हैं, डिपार्टमेंटल भी और अदरवाइज भी। और कहीं ना कहीं तब से दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं, करना है तो सिविल सर्विस ही करना है, हमें और कुछ नहीं करना, मतलब और किसी तरह की नौकरी में नहीं जाना ऐसा करके। तो उस सर्विस में रहते रहते भी खूब ट्राई किया इसके लिए कि सिविल सर्विसेज के लिए, तो वो दोनों के दोनों फिर आपस में क्लैश करने लगे। क्योंकि डिपार्टमेंटल वाले कहते हैं कि आपको यहीं पे रहना है, काम करना है, ये करना है। मैं ये चाहता था कि नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियां मिल जाएं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। तो ये थोड़ा सा वो टफ टाइम जिसे बोलते हैं वो रहा। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ ज़्यादा रह नहीं सकता, तो वहाँ से मैंने छोड़ा और साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता रहा अलग अलग तरह साइमल्टेनियसली करके। फिर मेरा एसबीआई में भी सिलेक्शन हुआ, पीओ में। फिर मैंने नाबार्ड ज्वाइन किया ऑफिसर लेवल पे। लखनऊ, हैदराबाद पोस्टिंग्स इस तरह से रही। और इन बिटवीन फिर एक ऐसा दौर भी आया कि मुझे कुछ काम करना पड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन जो भी थी। तो तब मैंने एक प्राइवेट एज ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर काम किया, जिसको ठेकेदार बोलते हैं आप, ऐसा करके। अच्छा, हम हमेशा सुनते हैं कि आप हेल्थ के प्रति काफ़ी कॉन्शियस है। आपके ट्रैकिंग की न्यूज़ हमने नागपुर के न्यूज़ में पढ़ा, हमारे चैनल ने उस न्यूज़ को कवर किया। तो सर ये जो हेल्थ का जो आपका है, यानी आप अभी फिट है सर, अभी आप रिटायरमेंट होने के बाद भी आप एकदम फिट दिख रहे हैं, तो इसका क्या राज है सर? मेरे ख्याल में एक तो जो शुरुआत, जो एक गांव से हम लोग डेली 4 या 5 किलोमीटर तो बिना सोचे समझे जाना ही जाना था, वो शायद एक बेस था। तो उस बेस पे फिर देखिए, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ आजकल के बच्चों के लिए कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे मैं एनएसएस में था, वहाँ पे नेशनल सर्विस स्कीम जो होती है, मैंने प्री आरडी कैंप, प्री रिपब्लिक डे कैंप तक मैं भाग लिया, फिर 20 सर्टिफिकेट मिला। आरडी परेड में, रिपब्लिक डे परेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब इस तरह की आप एक्टिविटीज़ में भाग लेते रहते हैं, जहाँ पर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती है,
तो उससे ये रहता है कि फिजिकल एक्टिविटीज होने से आपका जो एक मेंटल स्ट्रेस है वो अपने आप निकलता जाता है, दूर होता जाता है। ये काफी उम्दा बात कही सर। हाँ, आप फ्री होते जाते हो। तो उसका एक फायदा ये होता है कि आप करते तो बाहर से अपने आप को फिट हो, बट उसका फायदा ये होता है कि आप अंदर से भी इंटरनली मेंटली थोड़ा थोड़ा उस पर फर्क पड़ता है, मेंटली भी एक स्ट्रांग होते जाते हो, फिट होते जाते तो ये जीवन शैली बन हो। गया। तो एक फिर वो धीरे धीरे एक जीवन शैली ही बन गई। जानते हैं सर के साथ जो ऑफिस बेरर है और सर के साथ जो काम करते हैं उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं सर के प्रति, उनकी बातें जानते हैं। इतने सज्जन पुरुष आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। उनके साथ उनको फिजिकली एक्टिव रहने का बहुत शौक है, बहुत वॉक वगैरह करते हैं, साइकिल चलाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ 2-3 दफ़े ट्रैकिंग करने के लिए गया। इससे पहले काफ़ी समय से मैं ट्रैकिंग नहीं कर रहा था, तो एक तरह से उन्हीं के साथ मैंने पुनः शुरुआत की और साइकिलिंग का भी एक प्रोग्राम हुआ था, वो भी मैंने किया। तो ये सब मुझे हमेशा याद रहेंगे। हमारे जो सांकला साहब हैं प्रोफेशनली और एकेडमिकली काफ़ी साउंड हैं और निरंतर उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा। सर हमेशा रेवेन्यू पोजीशन और पेंडिंग चीज़ों के बारे में काफ़ी एक्टिव रहते थे कि हमारे जोन का रेवेन्यू जो इंडिया के रेवेन्यू के साथ में जो ग्रोथ है वो हम मैच करें। तो उनके मार्गदर्शन में हमने लगभग 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ हासिल किया। एक सबसे आइडियल सीनियर ऑफिसर कैसे हो, उसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। उनके साथ हर एक मौके पे जब भी काम करने का मौका मिला वही हमने अनुभव किया। एक सीनियर ऑफिसर किस तरह से अपने वर्क और लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक टीम की तरह कैसे आगे लेके चलते हैं, हर एक टास्क को अचीव करने के लिए सारी टीम को कैसे मोटिवेट करके पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव करते हैं। सर आप फिर जैसा जीएसटी में आपकी एंट्री होती है, भारत की जो कर प्रणाली है इसमें काफ़ी नियम में चेंजेस आया। आपने जो शुरुआती दौर से हमने देखे कि जैसा जिस तरीके से इसमें बदलाव आते चले गए, जो एक सामान्य जो व्यापारी है वो जीएसटी को देखने का उसका जो नज़रिया है वो काफ़ी मीठ लेके चलता है। देखिए ये जो जीएसटी की कर प्रणाली है 2017 से शुरू हुई थी और उससे पहले तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस थे, उनको एक जगह इकट्ठा करके वन नेशन वन टैक्स के रिजीम के बेस पे ये जीएसटी प्रणाली लाई गई। 2017 में जब ये जीएसटी लाया गया था, जैसे मैं उस टाइम में आगरा में कमिश्नर था और हमने कम से कम 200 से ज़्यादा सेमिनार्स किए थे डेली बेसिस पे बिफोर 2017 काउंसलिंग के जैसे। उसमें बहुत बड़ी संख्या में ट्रेड के लोग आते थे, नॉर्मल पब्लिक आते थे। उसके बाद हमने स्कूल्स में ये जाके इस तरह के प्रोग्राम किए, बच्चों में, कॉलेजेस में किए। तो इन सब का फ़ायदा ये रहा और वहाँ जाके हम ये समझाते थे कि जीएसटी है क्या, क्यों ज़रूरी है और इससे हमारे को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे डिजिटाइजेशन हो गया, वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स अब आपको देना है, इस तरह का एक वो हो गया। आपके जो ऑक्ट्रॉय है वो ख़त्म हो जाएंगे, माल जो गुड्स है जो पहुंचने में जो टाइम लगता है वो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा। तो इन सब को करके हमने वहाँ से शुरुआत की थी 2000 और ये पूरा ऑल ओवर इंडिया ऐसे इसी तरह से हुआ। तो ये थोड़ा जो मिथ है धीरे धीरे आज की तारीख में बहुत ख़त्म हो रहा है। आपको याद होगा आपका चैनल भी वहीं पर था, अभी रिसेंटली जून जुलाई में हमारे मेंबर थे उस टाइम में श्री संजय अग्रवाल, जो आज की तारीख में जो चेयरमैन है हमारी संस्था, हमारे बोर्ड के, वो आए थे। उन्होंने ट्रेड के साथ डायरेक्टली संपर्क किया। तो उसमें आपने देखा होगा और आपने कवर भी किया कि कितने जो सवाल थे वो 1-to-1 ट्रेड ने किया और उन्होंने किस तरह से उनको बड़े सहजता से मीडिया के काफी सवाल थे उनको सॉल्व किया है सर। तो ऐसा नहीं है कि देखिए प्रॉब्लम तो रहती है, इश्यूज तो रहेंगे, चैलेंजेस तो रहेंगे, बल्कि मैं आपसे अपनी एक लाइफ का जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक एग्जाम्पल है, इंसिडेंट है मेरे साथ, जो भी बातचीत वाकया हुआ मैं शेयर करता हूँ। मैं कमिश्नर अपील था और मैं ये शेयर करने का मेरा सिर्फ पर्पज़ इतना है कि अगर हम गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए अगर कोई चीज़ को डिसाइड करना है, निर्णय लेना है, उसको जल्दी ले, ट्रांसपेरेंट होके ले और मेरिट के ऊपर ले। 2012-13 की बात है और
मेरे पास एक अपील डिसाइड करने के लिए आई, हाथ से लिखी हुई थी, 1.5 पेज की। तो चूंकि हाथ से लिखी हुई तो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। तो वो एक अपील थी, वो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे झारखंड काडर के, अब उनकी लिखी हुई थी, और उन्होंने अपना जो भी सर्विस टैक्स का कोई एक मसला था उसका बैकग्राउंड देते हुए उन्होंने कहा भाई मेरी अपील डिसाइड कर दी जाए, और उन्होंने पर्सनल हियरिंग एक मांगी थी। तो मैंने जब हियरिंग पे उनको बुलाया और मैंने उसी टाइम अपने उनके ऑर्डर को डिक्टेट किया, अपने PA को बुला के, अपने स्टेनो को बुला के, और जब तक उन्होंने अपनी चाय खत्म की, हमने उनके सामने एक ऑर्डर दे दिया कि भाई ठीक है, अब आपका ये पेनल्टी वेव किया जाती है क्योंकि गवर्नमेंट के ये प्रोविजंस है। तो उन्होंने जब उसको देखा तो पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि मेरा इतनी जल्दी मेरा फैसला इंस्टेंट हो गया है। तो फिर उन्होंने एक वाक्य कहा, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा डिपार्टमेंट और ऐसा ऑफिसर नहीं देखा जो इतनी जल्दी और इतना ट्रांसपेरेंट और मेरिट पे जिन्होंने फैसला लिया हुआ। तो देखिए, जब ऐसी बात एक इतना सीनियर लेवल का एक ऑफिसर बोलता है तो आपके जो डिपार्टमेंट की, जो एक गवर्नमेंट की एक जो छवि है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से उभर के आती है, और लोगों में ये फीलिंग आती है कि नहीं, हमें ब्यूरोक्रेसी से निर्णय मिलेगा। जो देश का नागरिक है उसके प्रति अगर से निर्णय लेता है तो इस तरीके से होता है। सर उसी के बारे में एक उम्दा जो उदाहरण दे रहे थे, उसी तरीके से सर हम और जानते हैं जो सर के सहकर्मी हैं, उनकी सर के बारे में क्या राय है। जो एक बड़ा मौका मिला मुझे उनके साथ इंटरेक्ट होने का, वो मिला जब JCM हुई हमारे नागपुर जोन की। तो JCM में जो उनका अप्रोच था किसी भी मैटर को देखने का, उसको सुनने का और उसको हैंडल करने का जो उनका तरीका था, वो मुझे बहुत पसंद आया। तमाम मुद्दों को उन्होंने उसी समय ख़त्म कर दिया, और जिसको उस समय ख़त्म करना पॉसिबल नहीं था उसके लिए उन्होंने तुरंत एक कमेटी बनाई और उन मुद्दों को एक टाइम के साथ, एक डेट के साथ उसको ख़त्म किया। हमारे ऑनरेबल चीफ कमिश्नर RC सांकला साहब रिटायर हो रहे हैं, तो 1-2 बार उनसे इंटरेक्शन का मौका मिला, उनके साथ प्रोटोकॉल में रहा मैं। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। इसके अलावा स्पोर्ट एंथुजियास्टिक हैं, सवेरे घूमते टाइम पे मिलते हैं वो। इस एज में रनिंग करना, मतलब थोड़ा सा 60 की उम्र में इतने अच्छे से भाग लेते हैं, सब हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं। और रामटेक में जो ट्रैकिंग हुई थी उसमें मतलब ये मानो कि जो अपने यंग जनरेशन के लड़के थे तो उनसे भी आगे चल रहे थे। तो ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं हमेशा उनको चीयरफुल पाया हूँ, कभी उनको स्ट्रेस में नहीं देखा है। उनको देखते ही हम लोगों के भी स्ट्रेस कम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ मैंने देखा कि साहब बड़े फिटनेस के शौकीन हैं। साहब के साथ मैंने रामसेज का ट्रैक किया था, फिर ब्रह्मगिरी का ट्रैक किया था, और यहाँ नागपुर में रामटेक का किया था। इन ट्रैक के दौरान मुझे उनका एक अलग व्यक्तित्व का पता चला। जैसे नागपुर में आपकी पोस्टिंग होती है, उसके पहले आप देश के विभिन्न शहरों में अपनी सेवाएं देते रहे। तो एक जो अधिकारी होता है, जो भारत के जो नागरिक है, अगर से वो कोई समस्या लेके आते हैं और जो अधिकारी उसका निवारण करता है, तो ऐसा कुछ आपके पास है उदाहरण? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे कई उदाहरण हैं, और मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये बात जरूर शेयर करूँगा कि ऐसे जब फीडबैक आपको आती है तो आप एक सरकार के एक नुमाइंदे होते हुए, सरकार के एक कर्मचारी होते हुए, आपको एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन एक मिलता है, ऐसे कंटेंटमेंट की एक फीलिंग आती है कि आपने देखिए सरकार के लिए जिस उद्देश्य के लिए, देश के लिए उद्देश्य के लिए आप आए थे, देश सेवा के लिए, उसमें कहीं ना कहीं शायद आप कर पा रहे हैं। तो इसी में एक बार जब मैं रांची कमिश्नर करने के बाद में अपील में था, फिर एग्जीक्यूटिव कमिश्नर, फिर मेरी आगरा में ट्रांसफ़र हो गई उसके बाद में। तो ये 2015 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ आगरा में। और मैं वहाँ 4 साल अपनी सेवाएं दे पाया 2019 तक। तो एक दिन मुझे एक फ़ोन आया, तो जो PA था मेरा, उसने कहा कि सर कोई आपसे रांची से बात करना चाहता है। सो आई सेड आई डोंट नो। तो मैंने वो फ़ोन लिया, तो उन्होंने अपना परिचय दिया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्या मैं आपसे जानता हूँ, क्या मिला हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं याद आ रहा था कि मैं उनको जानता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सर आप मुझे शायद नहीं जानते हैं, लेकिन आपने मेरे एक केस में एज ए कमिश्नर अपील बड़ा अच्छा फैसला दिया था। जो उदाहरण आपने दिया, जो मैंने उदाहरण दिया था वो तो एक अलग था IAS ये का, दूसरा किसी ये किसी दूसरा केस है।
तो उन्होंने उन्होंने फ़ोन किया कि आपने मुझे ऐसे रिलीफ मुझे एक दिया था, मुझे मेरिट के आधार पे, तो लेकिन उसमें डिपार्टमेंट ने एक अपील कर दी थी बाद में, डिपार्टमेंट अपील कर सकता है इस तरह से करके। तो आज वो अपील हायर ट्रिब्यूनल ने मेरे फेवर में डिसाइड कर दी है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने के लिए फ़ोन किया कि सर देखिए, आपने एक अच्छा मेरिट पे जो एक फैसला दिया था, उसकी वजह से आज भी मुझे ये एक बढ़िया फैसला मिला है, मेरे फेवर में आया है और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे से। और वो इतना खुश था कि उसने, आप ये देखिए कि उसने मेरा नंबर रांची से लिया होगा, आगरा का, और आगरा मुझे सिर्फ ये बात कहने के लिए, एक टैक्स पेयर आपको सिर्फ ये बात कहने के लिए फ़ोन कर रहा है 4 या 5 साल के बाद में कि सर आपने जो काम किया वो अच्छा किया। तो एक बड़ी कंटेंटमेंट की फीलिंग तो आती है कि जिस देश सेवा के भावना से आप चाहते थे, कहीं ना कहीं आप शायद उसको कर पा रहे। सर आपने बताया जीएसटी जब न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ हमारे देश में, तो हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्टेट के अलग नियम हैं, सेंट्रल के अलग नियम हैं। उस दरमियान, उस दौरान आपने जो काम किया, उसके कुछ अनुभव जो होंगे, जैसे व्यापारियों के, किस तरीके से जीएसटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया और शुरुआती दौर से जीएसटी में आप बने रहे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से जीएसटी लेके आ गए। उससे पहले सेंट्रल एक्साइज का सिस्टम होता था, सर्विस टैक्स का सिस्टम होता था, स्टेट्स में वैट का सिस्टम होता था, सेल्स टैक्स वगैरह का जो ये सिस्टम होता था, ऑक्ट्रॉय का अलग अलग सिस्टम होता था। तो इन सब सिस्टम का धीरे धीरे स्टडी करने के बाद में कहीं ना कहीं ये एक सहमति बनती जा रही थी कि इन सब अलग अलग कर प्रणालियों की वजह से, टैक्सेशन सिस्टम्स की वजह से हमारा जो देश का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि टैक्सेशन, अगर आपका 3 चीज़ अगर टैक्सेशन सिस्टम में नहीं रही ना, तो वो आप उसको कर नहीं पाएंगे। यानी कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए और सर्टेनिटी होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों को जब कोई भी व्यापारी को जब ये 3 चीज़ मिल जाती है, तो उसको ये पता होता है कि मैंने अपना बिजनेस किस तरह से, किस मूल्य के आधार पे और कैसे कैसे वैल्यूएशन वगैरह वगैरह जो करना है वो मैं कर पाऊंगा। तो जो जीएसटी ने क्या किया कि सारे जो अलग अलग जो टैक्सेस थे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जीएसटी फेडरलिज्म का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि जिसमें स्टेट्स जो अलग अलग सरकारों के अंदर थे, अलग अलग प्रणालियों के अंदर थे, सब मिलके उन्होंने मिलके ये डिसाइड किया कि हम एक ही तरह का एक टैक्स रखेंगे। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है और हो रहा है कि पहले अगर मैं एज ए बिजनेसमैन, मुझे दिल्ली में बिजनेस करना होता था तो मेरा जो लॉजिस्टिक्स थे तो वो अलग होते थे, अलग तरह की मेरी प्लानिंग होती थी। अगर मुझे महाराष्ट्र में करना है तो मुझे अलग तरह का, क्योंकि टैक्स का रेट अलग था, टैक्सेशन प्रणाली अलग थी। अब मुझे एक ही बार प्लानिंग करनी है। सर, एक वैश्विक जो इतिहास है जीएसटी का, मैं अंत में कंक्लूडिंग करने की ओर जा रहा हूँ। हमारा अंत का सवाल रहेगा कि एक जो वैश्विक इतिहास है, जैसा फ्रांस ने इसको अडॉप्ट किया, विश्व के अलग अलग देशों में जीएसटी आया, तो जो दिक्कतें भारत ने फेस की, वो सारी चीजें वो वहाँ पे भी उसी तरीके से हुई? नहीं, उनका जो सिस्टम है वो अलग है। बल्कि फ्रांस में हमारे से पहले का था, हमने हमारे यहाँ बाद में आया हुआ है, हमने बाद में अडॉप्ट किया हुआ है। कनाडा के जाके भी हम अफसरों ने उनको स्टडी किया था ऐसा करके। लेकिन उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो एक सिस्टम अलग है, और जो स्केल है वो हमारा, जो इंडिया का जो स्केल है, वो चाइना से आप मैच कर सकते हो, बट फ्रांस से, कनाडा से, उनसे मैच नहीं हो पाता। फिर हमारे यहाँ पे ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस भावना से ये चीज़ आई है, तो हमारे यहाँ के जो इश्यूज हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट तरीके के। यस, हमने उनके वहाँ से सीखा है, वहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो उठाए हैं और उनसे सीखा है उनसे किस तरह से जीएसटी को फ्रेम किया जाए। और लेकिन हमारे यहाँ इश्यूज डिफरेंट। सर, एक लास्ट में आपका एक टिप्पणी रहेगी कि जो टैक्स पेयर हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जो रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, टैक्सेशन जो रेवेन्यू है वो देश के जो फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर रेवेन्यू नहीं आएगी तो ये मान लीजिए कि जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स है या कई तरह की जो भी स्कीम्स है, इवन जो बॉर्डर्स पे हमारे जवान जो रहते हैं, उनके लिए हम जो डिफेंस इक्विपमेंट्स या इस तरह की जो कई चीज़ें होती है, बिना रेवेन्यू के लेना इम्पॉसिबल है। अगर फाइनेंशियली हम स्ट्रांग होंगे तो आप ये मान के चलिए, हम क्यों अभी
आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। तो ये जो टैक्सेशन सिस्टम है बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने स्टेक होल्डर्स से, टैक्स पेयर से यही कहना चाहूँगा कि आपको डिजिटाइजेशन के माध्यम से सुविधाएं मिल रही हैं। प्लीज़ आप अपना जो टैक्स है वो पे करिए टाइम के ऊपर, रिटर्न्स है वो फाइल करिए, ताकि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल पाए। और जो ये फेक इनवॉइसेस वाले जो हमारे यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, उनके लिए सरकार बहुत सख्त है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके के स्पेशल ऑपरेशन चला के उन सबको रोका जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, और आगे भी इस तरह से होता रहेगा, सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। तो जो रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर्स है उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइम पे और जल्दी टैक्स पे किया जाए। तो हम बात कर रहे थे एक अनुभवी अधिकारी से जो देश की निरंतर सेवा करते आए, और आज उनके काम करने का आज रिटायर का अंतिम दिन है। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से जो अधिकारी है, जो भारत को भारत बनाते हैं, देश को एक देश बनाते हैं, जो एक वैश्विक पहचान रखता है, अभी अभी हमने चंद्रयान भी देखा, ये सब जो समूह में जब एक अधिकारी काम करते हैं, देश के निर्मिति के लिए काम करते हैं, पूरे हमारे जद्दोजहद से काम करते हैं, हम भविष्य में भी सर के जो हेल्थ है उसके लिए कामना करते हैं। और हम जल्द ही आपको और किसी ऐसे ही शख्स से मिलाएंगे। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।